किसी का म्यूट नहीं है, थोड़ा म्यूट कर लो प्लीज। मैं क्वेश्चन जब लूंगा तब आप लोग अनम्यूट करके बताना। म्यूट नहीं करने से ना बैकग्राउंड में नॉइज क्रिएट हो जाता है। ओके, गुड मॉर्निंग नम्रता। हाँ, तो बेसिकली मैं जो बात कर रहा था दैट इज ये जो कोविड सिचुएशंस के साथ जब न्यू बिजनेस एरिया जो बनाना है, मतलब आपको देखो, आप लोग चार्टर्ड बन रहे हो, कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि एज ए प्रोफेशनल आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो अगला जो टाइम आ रहा है, मतलब जो फ्यूचर सिचुएशन आ रहा है, नॉट ओनली फॉर यू, मतलब फॉर द होल इकोनॉमी, फॉर द होल पॉपुलेशन एट लार्ज, सबके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ना समय के साथ अपने आप को ना फ्लेक्सिबल बनाओ, बिकॉज अदरवाइज ना सिचुएशन उतना भी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। मतलब अपने आप को सिचुएशन के जैसा ना बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं बनाते हो ना, तो मुश्किल में पड़ जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि सिचुएशन बहुत अलग होने वाले हैं, और ऐसे सिचुएशंस में आपका लेवल ऑफ नॉलेज स्पेशली लेवल का होने वाला चाहिए, मतलब जो बहुत ज़रूरी है। सर ऐसा क्या नॉलेज चाहिए जो आप पढ़ा रहे हो, उसके अलावा और भी कुछ चाहिए? हाँ, इसके अलावा और भी कुछ चाहिए। आप लोग मेरा बात सुन रहे हो? सबको मेरा आवाज़ आ हाँ रहा सर। है? हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है हाँ ना? सर। कि जो लेवल ऑफ नॉलेज आपको चाहिए दैट इज़ योर सब्जेक्ट नॉलेज। जैसे कि आप लोग मैथ्स करते हो, बिजनेस मैथ्स करते हो, अकाउंटेंसी करते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज पढ़ते हो, ठीक है, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हो। ये जो सब्जेक्ट है ये तो कॉमर्स का सब्जेक्ट नॉलेज है ही, लेकिन सिर्फ कॉमर्स का सब्जेक्ट नॉलेज रहने से ही नहीं होगा। आपको इस कॉमर्स का जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है ना, उसके साथ साथ ना आपको सिचुएशन के साथ अपने आप को ना ढालना पड़ेगा, सिचुएशन के साथ अपने आप को ना मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सीरियसली आई एम डैम श्योर कि कमिंग एरा टोटली चेंज होने वाला है, टोटली चेंज होने वाला है। आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि एक सिंगल एग्जामिनेशन लेना मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन करो, क्या ऐसा थोड़ी ना है कि ये कोविड आया और ये इतना भयंकर है कि क्योंकि जस्ट एक स्नीजिंग से हो जाता है। तो ये सिचुएशंस में जो वर्क कल्चर है टोटली चेंज हो जाएगा, और इस वर्क कल्चर में अपने आप को टेक्नोलॉजिकली भी बहुत बूस्ट अप करना जरूरी है। सर कैसे करें टेक्नोलॉजिकली बूस्ट अप? हम लोग तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। डोंट वरी सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक कॉमर्स स्टूडेंट को जितना टेक्नोलॉजी जरूरत होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली देखो, आप लोग कॉमर्स के हो, फाइनेंस के हो, तो एज ए कॉमर्स एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स आप लोगों को बेसिकली एप्लीकेटिव टेक्नोलॉजिकल नॉलेज रहना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? टॉपिक है हम लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट, और इस एनवायरमेंटल सिचुएशंस में, करंट एनवायरमेंटल सिचुएशंस में, हाउ यू शुड कोप अप विद द करंट सिचुएशन एंड आल्सो फॉर द फ्यूचर अपकमिंग सिचुएशन, उसके साथ कैसे आपको लड़ाई लड़ना है, और किस तरह से आप अपने आप को एज ए प्रोफेशनल, एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल, एज ए टैक्स प्रोफेशनल, जो भी आपका वर्क एरिया है, जो भी आपका स्कोप ऑफ वर्क है, उसमें आप अपने आप को किस तरह से ढाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरा आवाज समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो देखो, मैं आज आपको ऐसा ही एक बात पढ़ाऊंगा जिसको जो सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसका नाम है एनवायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। टॉपिक है एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो अब ध्यान से देखो कि एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है, और आज करंट जो सिचुएशन चल रहा है और आगे जो सिचुएशन आने वाला है, इस सिचुएशन के साथ एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे बिल्डअप करें, या फिर नॉट ओनली स्टूडेंट, द प्रोफेशनल लाइक अस, मतलब एज ए टीचर, ठीक है। मैं सीएट का टीचर हूँ या फिर कॉस्टिंग का टीचर हूँ, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस चार्टर्ड है, ठीक है, या फिर जो लोग प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी है, जो लोग प्रैक्टिस कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो अपने आप को किस तरह से बना सकते हैं। मतलब जो लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, बहुत लोग आप लोग देख रहे हो ना, बहुत लोग का जॉब जा रहा है, आप लोग सुन पा रहे हो ऐसा, बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है चारों तरफ, नॉट ओनली इन इंडिया, यूएस में ऑलरेडी 1.5 करोड़ लोगों का जॉब चला गया है। यूएस जैसे इतना डेवलप नेशंस में अगर ऐसा हो सकता है, तो इंडिया तो 2 दिन का मैटर है, और यहाँ पर तो कोई 1-1.5 करोड़ में बात बनेगा नहीं ना।
इंडिया में होगा तो एकदम चुपचाप 5 करोड़ 10 करोड़ से जॉब कट होगा। आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये सब कटिंग वगैरह जो भी ले ऑफ का बात हो, ले ऑफ का मतलब जॉब से हटा देना। जो भी ओनर है वो जॉब से जानबूझ के थोड़ी ना हटाएगा। अगर किसी का बिजनेस बूमिंग रहेगा, सिचुएशन अच्छा रहेगा, तो वो किसी ना कभी भी किसी को ना हटाएगा नहीं। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को कोप अप करना जरूरी है। ओके, चलो सर, मैं आपको स्टडी मैट शेयर करता हूँ और फिर आगे का चर्चा कंटिन्यू रखता हूँ। ओके, अगर आपको पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है तो मुझे समझाने में भी सुविधा होगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, कि सर क्या बोलना चाहते हैं, और एक्चुअली सब्जेक्ट भी वही बोलना चाहते हैं। नॉट ओनली मैं तो वही बोलता हूँ जो सब्जेक्ट बोलता है। मैं अपने आप से ज़्यादा कुछ बोलता नहीं सर। जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो बताते हैं, मैं बस सब्जेक्ट का नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बस जरिया हूँ और कुछ नहीं। स्क्रीन शेयर हुआ ना आप लोगों से? यस सर। यस सर। ओके, देखो, टॉपिक आपके सामने रेडी है। ठीक है, टॉपिक आपके सामने रेडी है, एकदम बेसिक है कॉमर्शियल नॉलेज का। वाई एनवायरमेंटल एनालिसिस, मतलब हमें एनवायरनमेंट को एनालाइज क्यों करना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट का बात जब आता है तब ऑब्वियसली हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का बात करना चाहिए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। यस और नो? बिकॉज देखो, आप लोग किस तरह का प्रोफेशनल हो, आप लोग कॉमर्स एंड कॉमर्स एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, जानते हो ना। कॉमर्स के अंदर बहुत सारा वर्ड आ जाता है। कॉमर्स के अंदर ट्रेडिंग आता है, कॉमर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है, कॉमर्स के अंदर सर्विस आता है। ये सारा का सारा चीज़ मिलके कॉमर्स होता है। आप बात समझ रहे हो ना? और साथ में मैं और एक चीज़ बताता हूँ, दैट इज़ फिनांस। फिनांस के अंदर, फिनांस एक सब्जेक्ट है, इसमें बेसिकली पैसा का बात होता है, मनी रिलेटेड मैटर। मनी रिलेटेड मैटर जिसमें आप क्या क्या सब्जेक्ट फिनांस के अंदर आ जाता है, लाइक इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, अकाउंट्स। ठीक है, आप बात समझ रहे हो? देखो, जब भी मैं कॉमर्स एंड फिनांस का बात बोलता हूँ, जैसे मैं एक्चुअली अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी कुछ वैसा ही रखा, आप लोग देख सकते हो, KSG स्क्वायर। ये तो इसका रियल नेम है, बिकॉज नॉलेज सीकर गेनर्स एंड गिवर्स से। लेकिन उसके बाद मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, कॉमर्स एंड क्या लिखता हूँ सर, फाइनेंस क्लासेस लिखता हूँ ना। तो कॉमर्स क्यों लिखता हूँ? नॉट ओनली मैं, और भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, कॉमर्स इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं। बेसिकली कहना ही है कि कॉमर्स को कॉमर्स क्यों कहते हैं। कॉमर्स को इसलिए कॉमर्स कहते हैं ताकि आपको क्या नॉलेज मिले, आपको ट्रेडिंग करने का नॉलेज मिले। सर व्हाट इज ट्रेडिंग? सर ट्रेडिंग मतलब बाइंग ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको समझ में आ रहा है ना? सबको मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, तो कॉमर्स के अंदर आ जाता है ट्रेडिंग, कॉमर्स के अंदर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैं कल ही समझा रहा था, जो लोग इंटरमीडिएट लेवल में GST पढ़ता है उनको समझा रहा था, तो आज मैं वही वाला बात आपको भी समझा रहा हूँ कि कॉमर्स पढ़ते हैं लेकिन कॉमर्स का मतलब क्लैरिटी होना जरूरी है। कल ही GST क्लास में ये चर्चा कर रहे थे शाम को। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट हो या सर्विस, प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट और सर्विस सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट सर्विस सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। या तो वो फैक्ट्री में बनेगा, सर्विस हो तो ब्रेन से निकलेगा। सर्विस बेसिकली दिमाग का खेल है, और प्रोडक्ट जो है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर जाके मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना, तभी ना जाके एक प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर होता है। ट्रेडिंग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए एंड सर्विस होना चाहिए। सर्विस मतलब, सर आप लोग देखना, कोई भी प्रोडक्ट जब सेल होता है, आप परचेस करने से पहले, सपोज एक स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो, एक स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो, स्मार्टफोन का वारंटी और गारंटी, आप बात समझ रहे हो ना? वारंटी और गारंटी अगर नहीं रहता है किसी प्रोडक्ट में, क्या आप प्रोडक्ट परचेस करना पसंद करोगे? प्लीज आंसर मी। अगर कोई स्मार्टफोन आपको, नो सर। ऑब्वियसली नो, है ना, एटलीस्ट 1 ईयर का वारंटी हो या फिर 1 ईयर का गारंटी हो,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी? बेसिकली वारंटी में आपको रिपेयरिंग वगैरह का जो मौका है वो मिल जाता है, और गारंटी में क्या होता है वो आपको प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकता है। नॉर्मली जो थोड़ा सा मतलब लो लेवल ऑफ प्राइस में होता है ना, उसमें गारंटी रहते हैं, और वारंटी मैक्सिमम कंपनी वारंटी ही प्रोवाइड करते हैं। गारंटी इट्स अ वेरी रेयर वर्ड्स, ठीक है। मैक्सिमम बिजनेस सिचुएशंस में वारंटी वर्ड ही यूज किया जाता है, नॉट गारंटी। गारंटी फिर भी थोड़ा सर्विस में यूज किया जाता है, पर प्रोडक्ट में वारंटी ही देता है। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना 100% गारंटी, 100% प्लेसमेंट गारंटी, ऐसे लिखते हैं। ये बस मार्केटिंग के कारण लिखते हैं। एग्जैक्टली किसी भी चीज का गारंटी देना पॉसिबल नहीं है। क्या कोई भी प्रोडक्ट का गारंटी देना पॉसिबल है? नहीं है, ना तो सर्विस का ना तो प्रोडक्ट। गारंटी कोई नहीं दे सकता, सिर्फ माँ पापा दे सकता है, पेरेंट्स, कि हाँ अपने बच्चे को मैं गारंटी प्यार करता हूँ और कोई दुनिया में किसी को गारंटी नहीं दे सकता, जो भी हो। आपको बात समझ में आ रहा है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स मतलब ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ये सर्विस वर्ड जो है ना, यही कॉमर्स को सबसे ज्यादा डिनोट करता है, जानते हो? क्योंकि सर ये कॉमर्स वर्ड में मेनली सर्विस रिलेटेड मैटर डिस्कशन होता है। और अगर मानो कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, सपोज एक स्मार्टफोन, क्या कौन सा कंपनी ले लूं सर? लाइक इंडिया का कोई कंपनी बता दो। वो क्या नाम है इंडिया का कोई फोन कंपनी का नाम बताओ ना प्लीज। माइक्रोमैक्स भाड़ा। माइक्रोमैक्स, चलो माइक्रोमैक्स इंडिया का एक स्मार्टफोन कंपनी है, वेरी गुड, ठीक है। आजकल देसी प्रोडक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही देना चाहिए। माइक्रोमैक्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट को बिल्डअप कर रहा है। तो जब वो बिल्डअप कर रहा है, बिल्डअप करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर उसका बाइंग सेलिंग होगा, है ना। लेकिन बाइंग सेलिंग तभी हो सकता है जब अगर आपका उसका सर्विस लाइक आफ्टर सेल एंड बिफोर सेल, आफ्टर सेल सर्विस एंड बिफोर सेल सर्विस। सर इसका मतलब आफ्टर सेल बिफोर सेल का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि एक बार वो प्रोडक्ट आप परचेस कर लो तो उसके बाद कंपनी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका कस्टमर केयरिंग लेता है, या फिर आपसे बात करता है, आपका प्रोडक्ट में सर्विस देता है, या फिर बिफोर सेल करने से पहले भी आपको समझाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे हैं, आगे क्या क्या हो सकता है प्रोडक्ट में। तो आफ्टर सेल एंड बिफोर सेल सर्विस जो है, ये पार्ट अगर कोई कंपनी गारंटी नहीं देता है ना, या वारंटी नहीं देता, तो आप वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी ही नहीं रहते हो। तो बेसिकली आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लो माइक्रोमैक्स का, नो प्रॉब्लम इज देयर। आप उसका बाइंग सेलिंग भी कर लो, ट्रेडिंग कर लो उसका, नो प्रॉब्लम इज देयर। बट तभी जाके ये सारा का सारा खेल कंप्लीट होगा, जब तक ये सर्विस नहीं आएगा ना, ये पूरा का पूरा खेल ही बेकार हो जाएगा, है ना सर? आपको नहीं लग रहा है कि बिना सर्विस का पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा? यस सर। इसीलिए ये सर्विस वर्ड बेसिकली कॉमर्स को डिनोट करता है, और तभी जाके हम लोग कंप्लीट लेवल में बोलते हैं कि हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं। कॉमर्स का पढ़ाई तो कब से कर रहे हैं सर, लोग ग्रेजुएट हो गए, कोई ग्रेजुएट होके मास्टर्स कर लिए, कोई चार्टर्ड बन गए, लेकिन फिर भी आज तक शायद प्रॉपरली कितना ही को पता होगा कि कॉमर्स होता क्या है। मतलब एक इन जनरल मैं आइडिया ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो सीरियसली बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ कॉमर्स ही नहीं पता, लेकिन कॉमर्स पढ़ता है कितना दिन से, जो भी हो। उस दिन मैं आपको साइंस का मतलब भी बताया था। चलो अभी साइंस के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे, जो भी हो। तो बेसिकली मैं आपको कॉमर्स एंड फाइनेंस वर्ड में क्या क्या आ जाता है सर? फाइनेंस का बात कर रहे थे आप सर। फाइनेंस में आ जाता है बेसिकली कि अगर आपको बिजनेस में कॉमर्स करना है, और फाइनेंस में बेसिकली मनी है, मनी, पैसा कहाँ से लाना है ना, पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसमें बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। मतलब फाइनेंस के, अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज को ग्रो करना है तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको आपको अकाउंटेंसी पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये सब सब्जेक्ट में नॉलेज बिल्डअप होता है, तब जाके आप अपने स्टॉक मार्केट का जो पढ़ाई होता है वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तब जाके आप बोलोगे कि आपका फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप हुआ है, तो तभी जाके एक कॉम्प्लीट कॉमर्स एंड फाइनेंस का बंदा आप बन सकते हो। लेकिन सिर्फ कॉमर्स एंड फाइनेंस का बंदा बनने से ही नहीं होगा, ठीक है। एज ए प्रोफेशनल, एज ए कॉमर्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल, आप चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी कुछ भी बन जाओ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इन द टूडेज वर्ल्ड, आपको समय के साथ अपने आप को स्कैन करना। मैं क्या स्टोरी सुना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, कि एज ए कॉमर्स फाइनेंस प्रोफेशनल के साथ साथ मैं इतना बता रहा हूँ कि अपने आप को अपने फील्ड में, वट एवर विद द फील्ड ऑफ योर, लाइक फाइनेंस का हो, कॉमर्स का हो, आपको टेक्नोलॉजी भी सीखना चाहिए। और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेड हुआ है, ठीक है।
टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जरूरी है। सर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग थोड़ी ना कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। सर आप लोगों को ना एप्लीकेटिव कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहिए। आप लोग अभी फिलहाल मेरे साथ पढ़ाई करते रहो, मैं आपको धीरे धीरे एज पर योर इंटरेस्ट मैं आपसे बात करूंगा कि किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या नॉलेज आपको जरूरी है। ठीक है, लाइक मैं कुछ एग्जांपल लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज, डिजिटल जीएसटी सॉफ्टवेयर का नॉलेज। आप समझ रहे हो मेरा बात, आगे आगे लेना है, अभी नहीं। मैं आपको बस एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना, एनवायरमेंट का एनालिसिस कर रहा हूँ और आपको नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर से थ्रू से टेक्नोलॉजिकली थ्रू से आपको उसका नॉलेज को बिल्डअप करना है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जीएसटी सॉफ्टवेयर, आपका फाइनेंस का भी बहुत सारा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये आगे बताऊंगा क्या है, थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में यूज होता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग, डिजिटल मार्केटिंग ये भी एक बहुत अच्छा कॉमर्स का सब्जेक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीजें के साथ आपको ना अपने आप को बिल्डअप करना है। या फिर लिटिल बिट एप्लीकेशन पार्ट लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लिटिल बिट, नॉट बहुत ज्यादा, ठीक है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का काम है, लेकिन एटलीस्ट कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाओ मिनिमम लेवल पे। आप लोगों का कुछ पेपर्स भी होता है इंटरमीडिएट लेवल में आके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें भी पढ़ाया जाता है ये सब, लेकिन पढ़ने के साथ साथ रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। आप मेरा बात समझ रहे हो? अगर इतना देर का स्टोरी आपको क्लियर है तो आज जो टॉपिक मैं आपको स्टडी मैट से बताने वाला हूँ तो आप देखना आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो सर स्टडी मैट बताओ। ओके सर, देखो सबसे पहले देखो, व्हेन कंपनी, एनवायरमेंटल एनालिस्ट का जरूरत क्यों पड़ता है, स्टार्टिंग में ही बताया। देखो बोलते हैं कि व्हेन अ कंपनी डज नॉट रिएक्ट to the demands of the environment by changing its strategy, the result is declining performance of the company in the market. Do you all get this point? Simple दो लाइन है। When the company does not react to the demand of the environment, अगर आप समय के साथ अपना डिमांड को नहीं बदलते हो, रिएक्ट नहीं करते हो, मतलब डिमांड तो आप बदल नहीं सकते, मार्केट का जो डिमांड है, एनवायरनमेंट का जो डिमांड है, अगर आप उस डिमांड के साथ अपना रिएक्शन नहीं दिखाते हो तो आप समय के साथ नहीं तैर पाओगे, आप टाइम के साथ फ्लो नहीं कर पाओगे। बाय चेंजिंग इट स्ट्रेटेजी, अपना स्ट्रेटेजी बदलो, द रिजल्ट इज डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का डिक्लाइन हो जाएगा, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, कंपनी का परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगा का मतलब क्या है? कंपनी का परफॉर्मेंस डिक्लाइन का मतलब यही है कि कंपनी में जो लोग काम करता है, अरे भाई कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन, ये इसको चलाता कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन को, इसको तो ह्यूमन बीइंग ही चलाते हैं, नेचुरल पर्सन है ना, नेचुरल पर्सन ही तो आर्टिफिशियल पर्सन को रन कराते हैं। तो एक कंपनी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है बेसिकली नेचुरल पर्सन, दैट मींस द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो इनका अपग्रेडेशन नहीं तो कंपनी का भी अपग्रेडेशन नहीं, इंसान से ही कंपनी बनता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी एक्चुअली? द कंपनी, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि अरे भाई थोड़ा कंपनी दे दे, अरे वही वाला कंपनी है, साथ, साथ देना बोलते हैं ना, साथ जिसको हम लोग बोलते हैं, साथ देना, आप समझ रहे हो ना, कि एक दूसरे का साथ निभाना, साथ देना, उसी को कंपनी कहते हैं। जब सबको ही मिलके एक कंपनी को चलाते हैं और सबका परफॉर्मेंस लेवल हाई है और समय के साथ सबका परफॉर्मेंस लेवल एकदम अपग्रेडेड है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है। और जैसे ही वो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होगा नहीं। यही है एनवायरनमेंट एनालिसिस। आगे देखो सर, यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, क्या इसका जरूरत क्यों पड़ गया? फ्रॉम एनवायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रेटेजिस्ट get time to anticipate opportunities and to plan to take optional response to these opportunities. It also helps strategists to develop an early warning system to prevent threats or to develop strategies which can turn a threat to the firm's advantage. It is clear that because of the difficulty to assessing the future, not all future event can be anticipated. Obviously, future predict करना इतना आसान तो नहीं है ना? जैसे मैं अभी बता रहा था कि फ्यूचर सिचुएशंस बदलने वाला है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होगा, क्या मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा जानता हूँ, लेकिन एकदम एग्जैक्टली प्रेडिक्शंस, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं,
बट ऑब्वियसली जो जितना अच्छा प्रेडिक्ट कर सकता है, जिसका जितना अच्छा फिलोसॉफिकल, इसको फिलोसॉफी कहते हैं सर, जिसका जितना अच्छा फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस होगा, मतलब जो दूर का देख सकता है। द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी इज दूर का देखना, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं दूरदर्शी। ओके, दूरदर्शी मतलब जो दूर का जान सकता है, दूर का समझ सकता है। वो क्या कर सकता है, पहले अच्छा डिसीजन ले सकता है। जैसे कुछ कंपनी का नाम ऐसे बताओगे सर, जो एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं कर पाया तो मार्केट से जाना पड़ा, और कुछ कंपनी जो एनवायरनमेंट को एनालाइज कर पाया तो मार्केट में बड़ा अपग्रेडेड है। 2 मिनट वेट करो, मैं आपको अभी दिखाता हूं कि अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो आप कितना अच्छा मार्केट में अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो। अगर आपका एनालिसिस खराब है तो आपको मार्केट से जाना पड़ेगा। हाँ सर, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही तो होता है। To that extent, some or most are anticipated by the analysis and diagnosis. Managerial decisions are likely. आप लोग कौन बनोगे? कंपनी का मैनेजरियल में रहोगे ना? Managerial decisions are likely to be better. The managers can concentrate on these few instead of having to deal with all the environmental influence. Normally एक organizations पे MBA होते हैं ना? MBA होते हैं, CA होते हैं। बेसिकली ये लोग कंपनी का मैनेजर ही होते हैं, यही तो कंपनी को मैनेज करते हैं। ये एक ओवरऑल मैनेजमेंट लेता है, ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालते हैं। CMA वाले होते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, एंड CS वाले होते हैं जो कंपनी का लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं। कुल मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजरियल पार्ट इन पे आता है। इसको क्या कहते हैं जानते हो? एज पर लॉ KMP, की मैनेजरियल पर्सन इन इंडिया। मतलब इंडिया में यही लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा जगह होता है जो मैनेज करते हैं। यहाँ पर इंजीनियर्स वगैरह का जगह नहीं है, बिकॉज इंजीनियर्स मैनेज नहीं करते, वो तो पूरा कंपनी का फंक्शन लेवल में होते हैं, लेकिन मैनेजरियल लेवल में ही लोग काम करते हैं। जो भी हो, आपको समझ आ रहा है, ये अच्छा है। पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस में जाने से पहले आपको एक बार मैं एक रियल लाइफ डेटा दिखाना चाहता हूँ। कुछ कंपनी के बारे में केस स्टडीज दिखाना हूँ। देखो एक बार कंपनी का केस स्टडीज, 2 सेकंड फटाफट देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक कंपनी, 2 कंपनी बताऊंगा। हिंदुस्तान मोटर, नाम सुने हो? ये कंपनी का नाम सुने हो सर? हिंद मोटर या हिंदुस्तान मोटर, सर क्या बनाते हैं? सर कोलकाता में टैक्सी चलता है ना, येलो टैक्सी। कोलकाता में जो येलो टैक्सी चलता है ये हिंदुस्तान मोटर का ही है। ये टैक्सी देख रहे हो? हेलो, क्या आपको टैक्सी दिख रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ सर। ये इंडिया का प्रेस्टीज था, आज और एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। ये 1948 में ऐसा हिंदुस्तान मोटर का गाड़ी होता था 1948 में। बाद में ऐसा मॉडल हम लोग अभी भी रास्ते में देखते हैं ना, कोलकाता में जो येलो टैक्सी है। अरे बाबा, कोलकाता का येलो टैक्सी यही तो है। तो जो भी हो, मैं कहना ये चाहता हूँ, ये कंपनी बंद हो चुका है। अगर आप लोग इसका फैक्ट्री कहाँ है सर? फिर इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इसका 2 फैक्ट्री है मेनली। एक फैक्ट्री है आपका, इसका मेन पेरेंट कंपनी है आदित्य बिरला का है। ये आदित्य बिरला ग्रुप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लिया था, तो बाद में ये इसको सेल करना पड़ा। ये देखो, हिंदुस्तान मोटर इज एन इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. It is part of the Birla Technical Service Industrial Group. The company was the largest car manufacturer in India before the rise of Maruti उद्योग। मारुति से पहले ये नॉट ओनली इंडिया का, इवन एशिया का भी नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ 4-व्हीलर था, ठीक है। हिंदुस्तान मोटर मैन्युफैक्चर्ड द एम्बेसडर मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3, वंस अ मेन स्ट्रीम कार इन इंडिया। लेकिन बाद में इसने इसको सेल कर दिया सर। On 11th of February 2017, Hindustan Motor executed an agreement with Peugeot SA for the sale of Ambassador brand, including the trademark for a consideration of 80 crore. बिजनेस का हालत इतना खराब हो गया कि ओनली 80 करोड़ में एम्बेसडर का ट्रेडमार्क ही सेल हो गया सर। मतलब ट्रेडमार्क बिजनेस सेल हो गया। आप समझ पा रहे हो? ठीक है। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर ये समय के साथ अपने आप को डेवलप कर लेता, अगर समय रहते, इसके पास टेक्नोलॉजी तो था। ये एम्बेसडर जैसा कार आज तक मैंने नहीं देखा इंडिया में। मतलब ऑब्वियसली बहुत सेफ फील होता है जब एम्बेसडर में हम लोग होते हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा चेंजेस कर देता टाइम टू टाइम, तो शायद आज एम्बेसडर इंडिया का रह जाता, आज किसी को बेचना ना पड़ता। आप बात समझ रहे हो कि उसने एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं कर पाया। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो आया था, पहले ऐसा मॉडल था
ऐसा मॉडल से अगर ऐसा मॉडल में पहुंचा था, इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो हुआ था, लेकिन लेटर स्टेज में ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन क्यों नहीं कर पाया? अभी शायद ऐसा कहा जा रहा है, जो कंपनी अभी लिया है ना, वो कुछ इस टाइप का एम्बेसडर को बिल्डअप करने का कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ टाइप का न्यू टाइप ऑफ मतलब आ रहा है सर मार्केट में, आ जाएगा कुछ ही दिनों में, आप सबको दिख भी जाएगा। लेकिन अभी वो सिर्फ इंडियन कंपनी के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो और भी कुछ साथ में कंपनीज है मतलब जो बेसिकली उसको ला रहा है। तो अगर आप समय के साथ अपने आप को नहीं बचा सकते तो हिंदुस्तान मोटर अभी है नहीं, 2016 में ही वो बंद हो चुका था। आपको समझ में आ रहा है हिंदुस्तान मोटर का केस, समझ में आया? ये कोलकाता में उत्तरपाड़ा जानते हो आप लोग? स्नेहा इसको तो पता होगा, हाँ सर, हाँ तेरे सर, तेरे तेरा तेरा ऑपोजिट साइड में ही है। हाँ सर, জানি স্যার। এক্স্যাক্টলি। তোর অপোজিটের গঙ্গাতে কি আছে? চন্দননগর না কোন্নগর, উত্তরপাড়া? কোন্নগর। কোন্নগর, কোন্নগর। হ্যাঁ, কোন্নগর, কোন্নগরের আগেরটাই উত্তরপাড়া, তাই তো? হ্যাঁ, কোন্নগর আগে উত্তর করা। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আমার তো গঙ্গার ধারেই বেসিক্যালি বাড়ি। হ্যাঁ, আমি জানি, বুঝতে পারছি। আগরপাড়ায় বাড়ি মানে পুরো গঙ্গার ধারেই হবে। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि उत्तरपाड़ा में एक जगह भी है, उसका स्टेशन का नाम भी है हिंद मोटर। एक हिंद मोटर बोल के एक स्टेशन का भी नाम है, इतना फेमस एरिया है। लेकिन अभी प्लांट बंद है सा, और इसका सबसे बड़ा प्लांट जो है वो चेन्नई में है, लेकिन ये प्लांट भी दूसरा कंपनी को सेल कर दिया गया बिकॉज एनवायरमेंटल एनालिसिस नहीं कर पाया। और एक कंपनी के बारे में बताओ जो समय के साथ अपने आप को क्या गजब का बनाया। ये कंपनी देखो, अब बेसिकली जानते हो, मैं आपको बस एक छोटा सा एक देना चाहता हूँ, बहुत सारा नहीं बताऊंगा अभी, एक छोटा सा आइडिया ले लो। ये कंपनी देखो, कंपनी का नाम है जियो मार्ट, नाम सुने हो क्या? नाम सुने हो जियो मार्ट का? बोले सर अभी हाँ तो सर। आया है मार्केट में, एकदम रिसेंट है सर। ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर एक चेन है, रिलायंस का है सर, प्राइवेट है, ई कॉमर्स है, रिलायंस का है, ठीक है। ओनर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी इसका ओनर है। ऑनलाइन ग्रोसरी है, ऑलरेडी 1 लाख लोग, 10,000 लोग एम्प्लॉय हो चुका है। पेरेंट क्या है? रिलायंस रिटेल जियो प्लेटफॉर्म, मतलब रिलायंस का जो जियो का प्लेटफॉर्म है ना, उसी जियो प्लेटफॉर्म को ही यूज करके ये इसको बना रहा है, एकदम रिसेंट आया है। ऐसे रिलायंस का तो बहुत सारा बिजनेस है, मैं आपको बताया कि रिलायंस का ढेर सारा बिजनेस है, लेकिन रिलायंस समय के साथ अपने आप को ढाल रहा है, समय के साथ अपने आप को ना चेंज कर रहा है कि भाई जो जरूरत है समय के साथ उसके साथ जाना चाहिए। नहीं तो देखो इतना दिन में ग्रोसरी में तो ऑलरेडी बिग बास्केट था, है ना, बिग बास्केट था, क्रॉफर्स बोल के कंपनी है वो भी चल रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत एरिया है इंडिया में, वो ये जियो मार्ट कॉन्सेप्ट में बेसिकली लोकल ग्रोसरी स्टोर ओनर को अपने अंदर लेना चाहता है। तो जियो मार्ट डिलीवरी ग्रोसरी एंड डेली एसेंशियल फ्रॉम नियर बाई स्टोर्स। द प्लेटफॉर्म वाज सॉफ्ट लॉन्च्ड इन December 19। ए पायलट वाज लॉन्च्ड इन सिलेक्ट सीरीज ऑफ नवी मुंबई में भी चालू हुआ है। नवी मुंबई इज द पार्ट ऑफ मतलब ग्रेटर मुंबई एरिया, ठीक है। अगर कभी मुंबई जाओगे तो मुंबई में अगर आप ताज होटल के सामने खड़ा रहोगे तो ऑपोजिट साइड में समुद्र किनारा छोड़ के आपको दिखेगा नवी मुंबई। इट्स अ वेरी पॉश एरिया इन मुंबई। थाने एंड कल्याण, कल्याण थोड़ा मुंबई से बाहर है, थाने इज इन द पार्ट ऑफ ग्रेटर मुंबई। सर आप गए हो? हाँ सर गए हैं, तभी इतना डिटेल्स में बता सकते हैं। नवी मुंबई, थाने, कल्याण, ठीक है। कल्याण मुंबई से थोड़ा बाहर है। In April 2020, in May 2020, JioMart was launched in 200 cities and towns in India। मतलब इसका 200 सिटी में ये लॉन्च भी हो चुका है। मतलब देखो ये ऑनलाइन ग्रोसरी का क्या, अभी तो सब लोग घर में ही रहना चाहेगा, और ऐसे कोविड सिचुएशंस में और ज्यादा। तो इसका जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है ये कितना जबरदस्त हो रहा है, देख रहे हो आप। ऑनलाइन ग्रोसरी फ्यूचर है एकदम इंडिया का। नॉट ओनली ऑनलाइन ग्रोसरी, एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन, जैसे अभी हम लोग का एजुकेशन भी ऑनलाइन चल रहा है, तो इसी तरीके से ये ऑनलाइन एजुकेशन और बेहतर हो सकता है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ टेक्नोलॉजिकली और अपग्रेड करने का, लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये जियो जैसे सोचता है, इसके पास मनी भी है, क्योंकि इसका पास्ट एफर्ट, इसका जो गुडविल है, इसका पास्ट एफर्ट इसके साथ है, और उसके साथ जो फ्यूचर है, समय का जो मांग है, डिमांड ऑफ टाइम, ये इसके साथ है। तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को और बिल्डअप कर पा रहा है। रिसेंटली ये फेसबुक ने भी जियो मार्ट के साथ टाई अप करके काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जियो मार्ट पे।
तो तभी ना है रिलायंस, तभी रिलायंस अपने आप को डे बाय डे इतना डेवलप कर पाता है। आप बात समझ रहे हो? हेलो, कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कैसे बिल्डअप कर सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से समय के साथ चला जाता है। किसी को जाना तो चाहिए नहीं, लेकिन मेनली ऑर्गेनाइजेशन का जाना या आना मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है जानते हो? ऑर्गेनाइजेशन का आना जाना डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। आप बात मेरा समझ रहे हो? चाहे बात हिंदुस्तान मोटर का ही क्यों ना, हिंदुस्तान मोटर इंडिया का प्रेस्टीज वैल्यू रहा है ऑलवेज। ऑलवेज हिंदुस्तान मोटर मतलब हमारा टैक्सी, हाँ इंडिया का मतलब ये दिल्ली में भी चलता था पहले, चेन्नई में भी चलता था टैक्सी, चेन्नई में भी यहाँ का जैसा ही टैक्सी चलता है, ठीक है, जैसे अपने कोलकाता में चलता है वैसा ही टैक्सी चलता है। मुंबई में जो चलता है वो थोड़ा अलग है, उसको फोर्ड का वो फिएट का मॉडल चलता है मुंबई में। देखे हो आप लोग, मुंबई में फिएट का मॉडल वाला टैक्सी चलता है। और ये एम्बेसडर मॉडल कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में भी, दिल्ली में आजकल मारुति का मॉडल चल रहा है। वो एक मारुति का एक कार है, उसका एक मॉडल दिल्ली में चलता है। जो भी हो, मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि एक जमाने में जो हमारा प्राउड हुआ करता था अभी वो प्राउड नहीं रहा, बिकॉज उस समय के साथ मतलब बेसिकली जो एम्बेसडर का मैनेजमेंट है, जो एम्बेसडर का मैनेजमेंट है वो अपने आप को टाइम टू टाइम मैनेज नहीं कर पाया, डायनामिक नहीं हुआ सर। चाहे इसीलिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने आप को जाना पड़ा मार्केट से। सर पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनने में कितना टाइम लग जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनने में टाइम लग जाता है। अगर इतना बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन चला जाए, डू यू थिंक इज दिस अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी? हेलो, नो सर। एकदम नहीं, एकदम अच्छा बात नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बना के तो दिखाओ। बंगाली को तो बिजनेस करना ही नहीं आता मुझे, मतलब ऐसे बंगाली मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है, बिकॉज नॉट ओनली बंगाल, इवन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और मुझे, मैं ऐसे बंगाली कभी कभी फील करता हूँ कि बंगाली सिर्फ दूसरे का पैसा देखता है और जलता है। हाँ सीरियस, एकदम हार्डकोर ट्रूथ बताता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बता रहा हूँ। दूसरे का पैसा देखता है और जलता है, लेकिन खुद मेहनत नहीं करेगा। चाय के दुकान में अड्डाबाजी मारेगा, ठीक है, चाय के दुकान में अड्डा मारेगा, दुर्गा पूजा पंडाल में घंटों अड्डा मारेगा, लेकिन अगर मेहनत करके बोला जाए कि भाई चल दुर्गा पूजा पंडाल में इतना लोग विजिट कर रहे हैं, कुछ अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख के एक ठेला लगा दे, अच्छा चल जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर दोस्त लोग बोले भाई पार्टी, भाई मैं तो बंगाली हूं, मैं मेरे पास पैसा कहाँ है, तुम लोग भाई बहुत पैसा है, भाई उनके पास पैसा इसलिए है बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी देखता है, फिर अंदर जाके रोता नहीं है। Am I wrong, Snehasis? ना सर, एकदम खाटी কথা। It's a hardcore truth. बंगाली एकदम मेहनत नहीं करना चाहता, और फिर अपना फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारा किस्मत खराब है, कभी दीदी को दोष, कभी मोदी को दोष। अरे कोई मतलब नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो यूज क्यों नहीं करते? करना ही पसंद नहीं है, सिर्फ अड्डा मारेंगे। सुबह उठ के पाड़ा के दुकान में, चाय के दुकान में जाके ऐसा बात करेंगे जैसे अभी उसको प्रधानमंत्री बना देंगे तो एकदम देश को चला देंगे, इस तरह का बात करता है। जो भी हो, मैं बेसिकली कहना यही चाह रहा हूं कि बदलना चाहिए, ठीक है, बदलना जरूरी है। ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट का एक प्रॉब्लम देखो कि इनको अपॉर्चुनिटी का क्या प्रॉब्लम है। मैं ऑलवेज मैप ओपन करके ही रखता हूं ताकि आपको मैं इंडिया का प्रॉब्लम समझा पाऊं, तभी ना बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ओके, मैं आपको ओपन होने दो, तब तक मैं आता हूं। ओपन हो गया। ओके, बाद में आता हूं। ये देखो, ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है। आपको ईस्टर्न पार्ट से इसलिए मैं ज्यादा चिंतित हूँ बिकॉज ईस्ट इंडिया ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। दिस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिस पार्ट्स, ये वेस्ट बंगाल, बिहार, कुछ ऐसा एरिया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिस, ये जो एरिया है ना, इनका वर्क कल्चर बहुत खराब है। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। ओडिशा का वर्क कल्चर फिर भी अच्छा है, लेकिन ओडिशा का लोग ना अभी अपने आप को ना उतना भी मॉडर्न नहीं बना पा रहे, फिर भी ट्राई है। अगर ये तीनों एरिया में बात करूं तो ओडिशा फिर भी कोशिश में जारी है, फिर भी अच्छा कर रहा है। भुवनेश्वर वन ऑफ द मॉडर्न सिटी बन के आ रहा है, ठीक है। कोलकाता, ये देखो कोलकाता अपना, मैं यहाँ पर बैठ के अभी बात कर रहा हूँ,
एकदम अपने आप को कुछ नहीं कर पा रहा है, जितना समय जा रहा है और पीछे जा रहा है, आगे जाने का बात तो छोड़ो, और ऊपर से अभी तो कोरोना आ गया, अभी तो और भी कितना बहाना मारने का जगह हो गया। और ये जो एरिया है अपना प्यारा सा जगह बिहार, ठीक है, बिहार का प्रॉब्लम क्या जानते हो? बिहार ना बड़ा ट्रेडिशनल है, कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कंपेयर जब करूंगा ना अपने आप को, बिहार, बंगाल, फिर भी झारखंड में, झारखंड एरिया है यहाँ पर, ठीक है, झारखंड एरिया में ना फिर भी थोड़ा सा पहले से बेहतर दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि दिस वेस्टर्न पार्ट, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, दिस पार्ट, ओके, साउथ का क्या बताए सर, साउथ के साथ तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, शर्म लग जाता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई साउथ के साथ कंपेयर मत करो, हम लोग को शर्म लग जाएगा। हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं ना यूपी के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि यूपी में थोड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इनका पॉपुलेशन ग्रोथ भी काफी हाई है, 20 करोड़ पॉपुलेशन है इसका। कश्मीर तो सर छोड़ियो दो, इसका अलग ही हिस्सा है। और ये राजस्थान, हरियाणा का बात तो, पंजाब हरियाणा बहुत ज्यादा डेवलप है, उत्तराखंड भी बहुत डेवलप है, हिमाचल भी डेवलप है, ठीक है, यहाँ पर सिक्किम भी काफी डेवलप है, यहाँ गोवा का क्या बात करें सर, गोवा से कंपेयर ही ना करो, ठीक है। अब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि ये ईस्टर्न पार्ट्स ना अपने आप को डेवलप इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बोलूंगा कि एनवायरनमेंट का एनालिसिस नहीं करता, और उसके साथ जो इफेक्टिव काम करना चाहिए वो भी नहीं करते। तभी कोई भी एरिया का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हर एक एरिया में कुछ ना कुछ है। मध्य प्रदेश का भी हालत अच्छा नहीं है, राजस्थान भी उतना भी डेवलप नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सुलझना पड़ेगा। मैं एज ए बंगाली, क्योंकि सबसे मैं बंगाल में जन्म लिया, तो इंडिया मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, लेकिन मैं हमेशा बंगाल के बारे में पहले सोच लेता हूँ, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। मैं सबसे पहले बंगाल के बारे में ज्यादा सोच लेता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ एज ए बंगाली ये सोचना जरूरी है, ये जगह डेवलप होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का यूथ का सोच बदलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं ये सब सब्जेक्ट को आपके सामने सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं, या सिर्फ चार्टर्ड का पेपर या कॉस्टिंग का पेपर जैसे नहीं, मैं बस बताना चाहता हूँ कि प्लीज इसमें काम करो प्लीज, और अपना स्टेट का हालत को बदलो, और अभी तो प्रॉब्लम और बढ़ रहा है। ओके सर, समझ में आया। पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है? अभी देखो जितना सारा मैटर मैं आपको स्टोरी वाइज बता रहा था, जिसमें आपको थोड़ा लग रहा था सर भाषण जैसा लग रहा है। In general, environmental analysis has the 3 basic goals. First, the analysis should provide an understanding of current and potential changes taking place in the environment. It is important that one must be aware of the existing environment. आपको समझ में आ रहा है? One must be aware of the existing environment. क्या कहना चाहता हूं? अगर आप बंगाल का बिजनेस, अगर आप बंगाल का यूथ हो, ठीक है, अगर आप बिहार का यूथ हो, अगर आप उड़ीसा का यूथ हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना आपके बंगाल का करंट एनवायरनमेंट क्या है, चाहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे नेचुरल एनवायरनमेंट हो, चाहे कुछ भी एनवायरनमेंट हो, एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल सिचुएशंस आपको पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम पता होना चाहिए। लेकिन किसी को बताओ, सबको व्हाट्सएप फेसबुक तो बहुत पता है, सारा दिन चैटिंग करता रहता है, हाँ टिकटॉक चला गया, भगवान करे यार कभी ना आए, मैं तो यही बद्दुआ करूंगा, दुआ तो नहीं कर सकते। ओडिशा, यहाँ पर भी लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ बहुत सारा पिछड़ा हुआ एरिया है ओडिशा में, बहुत ज्यादा बैकवर्ड, कुछ गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ बैठ के, दिल्ली से बैठ के कौन क्या करेगा, इसके वेट में क्या जिंदगी निकल जाएगा क्या? जो यहाँ का लोकल यूथ है जो एडुकेट हो रहा है, आज अगर बंगाल या उड़ीसा या झारखंड या बिहार पिछड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इनको देखता नहीं है। सबसे बड़ा रीजन क्या जानते हो? वी द पीपल ऑफ बंगाल जो एडुकेटेड है, एडुकेटेड पीपल ही सबसे बड़ा एनिमी होता है, बिकॉज इनको ना सब पता है, इनको एनवायरमेंटल एनालिसिस पता है, बट फिर भी ना ये कभी एनालिसिस को अप्लाई नहीं करता, ये कभी भी यहाँ का लोगों को वो चीज नहीं सिखाना चाहता, वो चीज बताना नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना गुड़ समझता है, अपना डेवलपमेंट हो जाए, अपना पॉकेट भर जाए और कुछ नहीं। इवन वी आर रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली मैं अपने आप को भी बोलता हूँ कि जब तक मैं सिर्फ पढ़ाता रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन पार्ट में भी कुछ होना चाहिए। आई ट्राई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा साहस कम पड़ रहा है सर, आप लोग जुड़ जाओगे तो साहस बढ़ जाएगा। है सर, मेरा कुछ सीनियर स्टूडेंट्स कोशिश करता है मेरे साथ, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं लेके जा पा रहे जिस लेवल पे ले जाने का मतलब जरूरत है। आप लोग भी अच्छा करो, आई होप कि आप लोग भी ऑब्जेक्टिव को समझ पा रहे हो और कुछ करोगे। क्या करना है सर? सोशल वर्क। सर वो वाला सोशल वर्क नहीं, जो सोशल वर्क आप समझते हो, ये आपका नॉलेज वाइज सोशल वर्क, मतलब आप अपने आपका जो नॉलेज एरिया है आप उसी से काम कर सकते हो।
कॉमर्स को स्प्रेड करो, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बताओ, लोगों को एडुकेट करो, लोगों को उसके बारे में सिखाओ, ठीक है। जितना बंगाल बढ़ेगा उतना आप भी बढ़ोगे। इसमें पैसा जाने का बात ही नहीं है, इसमें मेंटेलिटी का बात है। जो भी हो, सेकेंड थिंग, एनवायरमेंट एनालिसिस शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मेयर कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉट इनफ। जो मैं अभी बता रहा था, ये जो मैं अभी कर रहा था, मैं आपको डेटा बता रहा था कि यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, इट्स नॉट इनफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। मेयर कलेक्शन ऑफ डेटा, मैं आपको बस डेटा कलेक्ट करके बता रहा था, दिस इज नॉट एनालिसिस। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मस्ट बी यूजफुल एंड यूज्ड इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। डू यू ऑल गेट माई पॉइंट? नॉट माई पॉइंट। ये इसका समझ में आ रहा है सबको? प्लीज बताओ। यस सर। The purpose of environment analysis. Third, environment analysis should facilitate and foster strategic thinking in organizations. Typically, reach source ideas. दिमाग का जो रीच मतलब जो बहुत ही हाई फाई सोच है आपका। अगर आपके अंदर आइडिया है, आप लोग एडुकेटेड हो रहे हो और ज्यादा डेवलप कर रहे हो, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ले रहे हो, आप या मेरे जैसा लोग जो हाईली रिच इन आइडियाज है, अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, वो समझते हैं विद इन विच अ फार्म ऑपरेट, इसी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बनाते हैं। इट शुड चैलेंज द करेंट विजडम बाय ब्रिंगिंग फ्रेश व्यू पॉइंट्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। न्यू सोच ही ऑर्गेनाइजेशन का न्यू पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। जैसे रिलायंस के जियो मार्ट बना, मुकेश अंबानी तो 60 साल का है, ठीक है, लेकिन उनका बच्चा लोग 60 का तो नहीं है ना, हमारे उम्र का है, लेकिन वो बना रहे ना जियो को, वही बना रहा है। तो ये जो न्यू फ्रेश व्यू पॉइंट, आपको बता दो कि रिलायंस का जो जियो कॉन्सेप्ट है, जो रिलायंस ने लाया ना, जियो आने के बाद बाकी कंपनी का देखो टाई टाई फिश हो गया, एयरटेल का टाई टाई फिश हो गया, हाँ, आइडिया का टाई टाई फिश हो गया, वोडाफोन का भी हालत अच्छा नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड साइन। बट एक चीज तो मानना पड़ेगा ना, जियो जिस कॉन्सेप्ट में बिजनेस को डेवलप किया वो किसी ने नहीं सोच पाया। ये बेसिकली अंबानी का जो बेटा बेटी है ना, उनका सोच है। आपको बता दूं, ये अंबानी का जो मतलब उनका जो डॉटर एंड सन है ना, उनका सोच है, उनके कारण ही जियो का ये कॉन्सेप्ट में इतना डेवलपमेंट हुआ और आज एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को टिकाने में मुश्किल में पड़ रहा है। देखो भाई, प्योर कंपटीशन है, जो जितना ज्यादा सोच पाएगा वो उतना आगे निकलेगा। द रिच सोर्स ऑफ आइडियाज। आपने को लिए देखा होगा कैसे जियो अपना मार्केट को बढ़ाया, किस तरह से। बाद में फाइन भी, पेनल्टी भी चार्ज किया क्योंकि एक तरह का मोनोपोली क्रिएट हो रहा था, तो बाद में चार्ज हुआ, लेकिन फिर भी जियो का मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आया। अभी भी जियो का मार्केट हाई में जा रहा है। मैं जियो का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक गुड आइडिया का और गुड इम्प्लीमेंटेशन का आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता और किसी को इंसल्ट नहीं करता। हमारे लिए सब कुछ केस स्टडीज जैसा है। ओके सर, समझ में आया। तो पर्पस ऑफ एनवायरमेंट एनालिसिस अगर आपको क्लियर है, तो अभी मैं एनवायरमेंट को थोड़ा स्कैन करूं, स्कैनर के थ्रू से। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंटल कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो फैक्टर में बना होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, है ना, एक बाहर का एक फैक्टर्स, एक अंदर का फैक्टर्स। एनवायरनमेंट मस्ट बी स्कैन सो एज टू डिटरमाइन डेवलपमेंट एंड फोरकास्ट ऑफ फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. Environmental scanning can be defined as the process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decisions. It is the process of gathering information regarding company's environment, analysis it, and focusing the impact of all predictable environmental changes. It helps the managers to decide the future path of organizations. देखो, एक सिंपल प्रोसेस सिस्टम दिया है, यहाँ इनपुट दिया जा रहा है, यहाँ इनपुट दिया जा रहा है, इनपुट देख के इनपुट को प्रोसेस किया जा रहा है। ये देखो इनपुट प्रोसेस हो रहा है ना। इधर इंटरनल फैक्टर्स है, यहाँ पर एनवायरनमेंट स्कैन हो रहा है बीच में, यहाँ स्कैनिंग स्ट्रेटेजी लिया है पहले, फिर परसीव्ड एनवायरनमेंट चेंज क्या हो सकता है उसको सोचा, उसके बाद स्ट्रेटेजिक चेंज आया समय के साथ। मतलब ये एक ओवरऑल प्रोसेस है। यहाँ पर यहाँ इसको डेटा वाइज दिया गया है, इसको इनपुट कहते हैं। मतलब आप कैसे सोच रहे हो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, अपना ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा जा रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी रिलायंस जियो का जो भी कॉन्सेप्ट है, या फिर जो भी न्यू बिजनेस मार्केट में रिसेंट फील्ड में आया है, जैसे कि आप देख सकते हो पेटीएम। पेटीएम अपने आप को कैसे बनाया, ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है। फ्लिपकार्ट, ये कैसे अपने आप को स्कैन किया और एक न्यू डिसीजन मेक करके लास्ट
7 से 8 साल में ये सब कंपनी बना है और एकदम मॉडर्न एज कंपनी है ना, एकदम मॉडर्न एज न्यू थॉट प्रोसेस के साथ आया है। क्या गजब का काम कर रहे हैं। पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये साइंस एजुकेशन लेवल में बच्चे लोग का एजुकेशन में बाइजू, नाम सुने होंगे आप लोग, बाइजूस ऐप है ना, रविंद्रम बाइजू एक कोचिंग सेंटर चलाता था केरला में, तमिलनाडु एरिया, सॉरी कर्नाटका एरिया में। आफ्टर दैट उसने ऐसा टेक्नोलॉजिकल बिल्डअप किया, उसी का स्टूडेंट से उनको हेल्प किया, जो लोग ऑलरेडी आईआईटी वगैरह क्रैक करके वहां पर इंजीनियर वगैरह बना था। उसके बाद वहीं से वो लोग इंजीनियर बन के जब वापस आए तो बाइजू ने बोला कि भाई देख मुझे ऐसा आइडिया आ रहा है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट लोग ना करोड़ों का जॉब छोड़ दिया, 1 करोड़ सैलरी पैकेज छोड़ दिया, बोला सर हम आपके साथ काम करेंगे। आज देखो बाइजू का वैल्यूएशन देखो, आज बाइजू का वैल्यूएशन ही है कम से कम 1000 करोड़ से भी ज्यादा, $1 बिलियन से भी ज्यादा, $10 बिलियन के आसपास वैल्यूएशन है आज बाइजू का। क्योंकि उसका स्टूडेंट जो दिमाग लेके बड़ा हुआ था, जो बाइजू ने बनाया था, रविंद्रम बाइजू, मैं उनको दिखाता हूँ आपको, गजब का लोग है मुझे, मैं तो बड़ा इंस्पायर होता हूँ उनसे कि क्या अलग ही लेवल में सोचा। हाँ डेप्थ ऑफ एजुकेशन थोड़ा लो है उनपे, लेकिन फिर भी जो टेक्नोलॉजी सोचा और एक टारगेट मार्केट लेके आज इंडियन जर्सी को भी प्रमोट करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें बाइजू का लोगो होता है, देखे हैं आप लोग? हेलो, देख रहे हो? ये बाइजू देखे हो आप लोग? ये बाइजूस लर्निंग है, ठीक है। ये मेनली साइंस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है, 4 to 12 मैथ्स एंड साइंस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। बाइजू रविंद्रन, इसका वैल्यूएशन देखिए सर, ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है, 2011 में बना है बेंगलुरु में, 520 करोड़ का रेवेन्यू है, इक्विवेलेंट टू 5.6 बिलियन, 78 मिलियन और 72 मिलियन 2018 में। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 9000 लोग काम करते हैं भी इन पे। क्या करते हैं सर? सर सिंपल कोचिंग सेंटर है, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिखाते हैं लोगों को, और कुछ नहीं, बस उसमें एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लगाया, मॉडर्निटी लाया। पता चल गया था बाइजू को कि कुछ तो होने वाला है, नहीं तो एक नॉर्मल कोचिंग टीचर से आज इतना बड़ा कंपनी कैसे बन गया। आप समझ पा रहे हो ना? तो हाँ, इसका कुछ ऑब्वियसली ऐसा कोचिंग का कुछ प्रॉब्लम भी है, लेकिन बेसिक एजुकेशन अच्छा देता है, बेसिक एजुकेशन अच्छा देता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को डीप में कुछ समझना है तो थोड़ा लैक है सर, मैं एकदम गारंटी बता सकता हूँ। बेसिक एजुकेशन अच्छा है और लोगों को इंटरेस्टिंग कर सकता है, लेकिन फ्यूचर तो समझ गया ना, ये इसका सोच प्रोसेस गजब का है। तो यही है मॉडर्निटी, यही है एनवायरमेंटल एनालिसिस। आप समझ पा रहे हो ना कि जो जैसा सोच पाएगा, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, आपका सोच, हमारा स्कैनिंग पर्पस, भगवान आंख सबको दिया है, लेकिन उस आंख से आप क्या देखते हो वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख से हम लोग सारा दिन बहुत सारा चीजें देखते हैं, जो हमें देखना नहीं चाहिए वही चीज हम ज्यादा देखते हैं, हमें राइट और रॉन्ग। भगवान हमें जो आई दिया है, आपको क्या लगता है उस आई से हम लोग वो चीज ज्यादा देखते हैं जो हमें देखना चाहिए? हेलो, आई से हम लोग को दिखना चाहिए, हम वो देखते ही नहीं है, हम तो वो देखते हैं जो हमें देखना नहीं चाहिए। जो देखना चाहिए उस पर देखता ही नहीं है हम लोग। ये बहुत एक बदकिस्मती है हमारा। सारा दिन आपका आंख कौन सा चीज में ज्यादा रहते हैं आपको पता है, चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली हमको पता है जो भी हो। तो आपका स्कैनिंग का जो स्कैन करने का जो जरिया है ना, इसको प्रॉपर बनाओ, सही चीज स्कैन करो, गलत चीज नहीं। यही तो रीजन है, यूथ तो आधा से ज्यादा टाइम गलत चीजों में टाइम बिता देते हैं, तो फिर आगे का होगा क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट तो बहुत दूर का बात हो गया। फिर बोलता है अपना स्टेट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपने स्टेट में कोई अच्छा बात नहीं है। अरे भाई तू क्या किया? तू कुछ सोचा कभी? कभी कुछ करने का सोचा? कुछ अपना काम करता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को दोष, चीफ मिनिस्टर को दोष, लोकल नेता को दोष। हे भगवान, कभी अपना स्कैनिंग किया करो। मैं आप लोगों को सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल सबको बता रहा हूँ और खुद को भी। The factors which need to be considered for environmental scanning are events, trends, issues and expectations. यही तो होता है ना, of the different interest group. These factors are events are important and specific occurrence taking place in different environmental sectors. Events are certain happening in the internal and external organizational environment which can be observed and tracked. Trend क्या है? Trends are general tendencies or the courses for action along with event take place.
Trends are grouping of similar or related events that tend to move in a given direction. Increasing or decreasing in strength or frequency of observation usually suggest a pattern of change in particular area. मतलब किसी पैटर्न में कभी कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए. ट्रेंड चेंज, जैसे आप लोग देखते हो ना, जीन्स का ट्रेंड चेंज होता है तो आपका ट्रेंड चेंज हो जाते हैं. ख्याल किया होगा कभी? जो ड्रेसेस मार्केट में न्यू ट्रेंडी ड्रेसेस चलता है, ट्रेंडी ड्रेसेस सबसे पहले दिखता है दुर्गा पूजा के टाइम पे. जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले दुकानदार आपको बोलते हैं कि एकदम न्यू फैशन में अभी यही आया है. या फिर आपका कोई स्टाइलिश फ्रेंड ने अगर वो ऐसा कुछ जूता पहन लिया या शूज पहन लिया तो आपको लगने लगा कि भाई यही तो ट्रेंड है, यही हमें भी चाहिए. आपको अपना ट्रेंड नहीं बनाना है, ठीक है. आप दूसरे का ट्रेंड देखते हो, जो भी हो, जो ट्रेंडी होता है, स्पेशली बॉलीवुड फैशन है ना, तो बॉलीवुड फैशन ट्रेंडी हो जाते हैं. तो फैशन का सिर्फ ट्रेंड का बात नहीं चल रहा है, बिजनेस का ट्रेंड देखो. अपना आंख थोड़ा बड़ा करो, जरूरत से ज्यादा बड़ा. आपको जो ट्रेंड समझ में आता है उससे ज्यादा सोचो. तो जो भी हो, ये तो बात समझ में आया. अब कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको देखना चाहिए कुछ ऐसा बात. बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में दो एरिया है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल में क्या क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट इज वेरी वाइटल. इसमें होता है वैल्यू सिस्टम, इसमें होते हैं मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. इसके डिटेल्स चर्चा करेंगे. व्हाट इज वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. मैं इस पे बहुत ज्यादा यकीन करता हूँ, मतलब मेरा इस पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है. मतलब मैं चाहता हूँ कि कैसा क्वालिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में है, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, ये बहुत मायने रखता है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में. लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज. मैं आज सुबह बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं कर रहा था क्या? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज डिपेंड करता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट में. एक्सटर्नल में दो पॉइंट होते हैं जो इकोनॉमिक्स पे हम लोग बात करते हैं, एक माइक्रो एंड अनदर इज मैक्रो. बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है. ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर्स है, कंपिटिटर्स है, मार्केट है, सप्लायर है, इंटरमीडियरी है. डिटेल चर्चा होगा. मैक्रो में इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, ग्लोबल है, सोशियो कल्चरल है एंड डेमोग्राफिक है. तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट में आपको क्या क्या सोचना चाहिए, इसी पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू किधर जा रहा है. ठीक है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, है फिसल गया. बात समझ रहे हो? मतलब हम लोग बहुत सारा चीज इधर सीखेंगे, लेकिन इधर उधर नहीं, सारा का सारा मैटर को सीखना पड़ेगा. जरा इधर उधर करेंगे ना तो फिसल जाएंगे. तो फिसलना नहीं है, आपको हमको सबको सीखना है और सोचना है. एक छोटा सा पॉइंट में बात करेंगे आज, ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये छोड़ देंगे. माइक्रो एनवायरनमेंट में एक चीज देखो. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो दो तरह का एनवायरनमेंट होता है, वन इज माइक्रो, अनदर इज मैक्रो. मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, स्वॉट एनालिसिस. स्ट्रेंथ आपका एक एनालिसिस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस. ठीक है, बहुत ही फेमस एनालिसिस है. ठीक है, बहुत बार इसके बारे में चर्चा होता है. आप अपना स्ट्रेंथ को यूज करो, आप अपना वीकनेस जो है, मिनिमाइजिंग इंपैक्ट ऑफ वीकनेस, आपका वीकनेस को कम करो, अपना स्ट्रेंथ को यूज करो, वीकनेस को कम करो, अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करो. जैसे मैं बोल रहा था ना कि बंगाली दुर्गा पूजा पंडाल में बैठ के अड्डा लगाएगा, पॉकेट में पैसा नहीं होगा फिर भी बोलचाल मारते जाएगा. लेकिन अगर कोई दोस्त अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तो जलेगा, पर अपने आप को कुछ करेगा नहीं. बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्लीज बंगाली जागो, ওঠো, আর ততক্ষণ পর্যন্ত থেমো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছ. এটার মানে কি? সে इसका मतलब है कि awake and arise and don't stop till you reach your goal. Okay, तो दिस इज कॉल्ड, मैंने नहीं बोला सर, मैं जो भी बोला, मैं इतना बड़ा बात बोल ही नहीं सकता. स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही कहते हैं, अराइज एंड अवेक एंड डोंट स्टॉप टिल यू रीच योर गोल. कोई कुछ बोल रहे हो क्या? तो जो भी हो, स्वामी जी का यही वाला कहना है कि कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज. स्वामी जी इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ सोचा है, मेरे पास कुछ किताब है, मैं पढ़ता हूँ, तो उनका इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस भी गजब का है. मैं आपको रेफर करूंगा, अगर आप कभी पढ़ना चाहोगे तो पढ़ोगे तो दिमाग और ओपन हो जाएगा. आपको पढ़ने के प्रति जो, मतलब करेंटली आपका एजुकेशनल इंटरेस्ट कुछ कैसा है जानते हो? करेंटली मैक्सिमम का एजुकेशनल इंटरेस्ट कुछ ऐसा है कि कौन सा चीज पढ़ने में ज्यादा पैसा मिलता है.
क्या सीएस करके ज्यादा सैलरी मिलेगा? क्या सीए करके ज्यादा सैलरी मिलेगा? या फिर सीएमए करके अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना? तो सब कोई ना जॉब अपॉर्चुनिटी देख के कोर्स करते हैं, लेकिन अगर किसी का सोच सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी देख के है तो वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट के साथ कोई भी काम करना है ना, कोई भी, अगर कोई भी काम पे वो इंटरेस्ट एक बार मिल जाए ना, तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो छोड़ो, इतना दूर तक जा सकता है। ठीक जैसे गूगल में सुंदर पिचाई पहुंचा है। गूगल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से करेंटली सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई आईआईटी खड़गपुर में पढ़ा था सर, ठीक है, लेकिन आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल कंपनी का टॉप है सर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, एक इंडियन है। बहुत ही प्राउड फील होने का बात है। तो किस तरह से अपना अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया जा सकता है, ये इंडिया में रह के भी ग्लोबल लेवल में काम किया जा सकता है, इंटरनेशनल मैटर में, और एकदम डाउन टू अर्थ है। और क्या गजब का टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, कभी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सुंदर पिचाई इन गूगल एंड सत्य नादेल्ला, ये भी इंडिया का है सर। ये कहाँ का है सर? माइक्रोसॉफ्ट का हेड है ये, जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, कुछ पता है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, इसी का तो कंप्यूटर चलता है हम लोगों के घर पे। ये भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ दी हेड है करेंटली। तो आप अपना यूज करो स्ट्रेंथ को, मिनिमाइज करो अपना वीकनेस को, जो भी आपका वीकनेस है। जैसे मैं बोला ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका आंख जो देखना नहीं चाहते हैं वो चीज देखो, और जो देखना चाहते हैं ना वो चीज मत देखो। आप पॉइंट समझ में आ रहे हो? एंड लास्ट पॉइंट इज न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स। न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स मतलब आप हर एक के काम में कुछ ना कुछ थ्रेट तो होता है ना, थ्रेट हर काम में है। अब अपना थ्रेट को ना एक न्यूट्रलाइज करो। थ्रेट कम नहीं कर सकते, बट थ्रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। थ्रेट कंट्रोल किया जा सकता है, अगर आप चाहो तो थ्रेट के साथ लड़ाई कर सकते हो। तो ये जो स्वॉट एनालिसिस है, ये आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट का एक बहुत ही फेमस पार्ट है। प्लीज स्वॉट एनालिसिस को एक बार घर पे रीड करना, ठीक है? इट्स अ वेरी वाइटल पार्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। ये आप अपने एजुकेशन लेवल में भी सोच सकते हो, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट दिन मैं इसके बारे में आगे और चर्चा आगे रखूंगा। आज मैं इतना ही बताऊंगा आपको। जस्ट वेट फ्यू मिनट्स, मैं आपके सामने एक बता रहा हूँ। गीता में श्री कृष्ण एक बहुत अच्छा बात कहते हैं, जानते हो सर? क्या कहते हैं? गीता में तो बहुत सारा बात कहा है सर। जस्ट ए मिनट, अभी आप क्या स्पिरिचुअल का भी क्लास लेंगे क्या? मैं बस आपको जो चीज मुझे समझ में आता है और जो चीज मुझे भा जाता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिकॉज डेली में आप लोगों के साथ जितना बार बात करता हूँ, इतना तो किसी से बात नहीं करता। तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि बोलता है कि तू करेगा वही जो तू चाहता है। सुन रहे हो आप लोग? बोलता है तू करेगा वही जो तू चाहता है, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो होगा वही जो तू चाहता है। सर फिर से रिपीट करूं क्या? समझ में आया कि नहीं बताओ? हेलो, ये समझ में आया श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बोलता है तू करता वही जो तू चाहता है, लेकिन होता वही जो मैं चाहता हूं। तो बोलता है तू कर वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। कुछ पल्ले पड़ा? হ্যালো, বুঝলাম স্যার কিছুটা। মানে আমি যদি এটাকে বাংলা করি তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম কি বলছে, তুই ওটাই কর যেটা তুই সেটাই করিস যেটা তোর ভালো লাগে। ওকে, তুই সেটাই করিস যেটা তোর ভালো লাগে, কিন্তু হয় সেটা যেটা আমি চাই। সেকেন্ড বলছে বলছে তাহলে তুই এক কাজ কর, তুই সেটা কর যেটা আমার ভালো লাগে, হবে সেটা যেটা তোর ভালো লাগে। বুঝলাম স্যার। मतलब बेसिकली कह रहा है कि हम लोगों को अपना काम बहुत निष्ठा के साथ करना चाहिए। अगर हम लोग अपना काम बहुत निष्ठा के साथ करेंगे, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ करेंगे, तो हम लोग अगर ज्यादा फ्रूट का मतलब हम लोग बहुत ज्यादा ना पहले ही सोच लेते हैं कि ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हम लोग फल सोचते हैं। तो भगवान का कहना बहुत सिंपल है, वेरी लॉजिकल है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा मतलब
सोच के काम करेंगे तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मतलब ग्रीडी हो जाते हैं। तो ऐसा ग्रीडीनेस में ना हम लोग अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव में नहीं पहुंचते। इसलिए भगवान का कहना एकदम सिंपल है कि भाई तू वही कर जो भगवान चाहते हैं। और भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ऑलवेज चाहते हैं कि हम लोग सही रास्ते में चले। दैट इज द रियल थिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ गॉड, चाहे वो क्रिश्चियन का भगवान हो, चाहे वो मुसलमान का गॉड हो, भगवान हो, अल्लाह हो, या हिंदुओं का भगवान हो। वो हर एक भगवान एक ही चीज चाहते हैं कि इंसान सही रास्ते में चले। तो अगर इंसान सही रास्ते में चलेगा तो वही होगा ना। मतलब भगवान चाहते हैं कि हम सही रास्ते में चले और एवरीथिंग बहुत ही अच्छे लेवल में करे। तो भगवान का चाहना एकदम सिंपल है। भगवान जो चाहते हैं अगर हम लोग वो करते हैं तो अल्टीमेटली हम जो चाहते हैं वही हमको मिलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सक्सेस, हमें चाहिए खुशी, हमें चाहिए शांति, है ना। ये जो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करता है? भगवान जो चाहते हैं वो करने से। लेकिन हम लोग वो पसंद नहीं करते। हम लोग मतलब जब काम अच्छा होता है ना तब हम लोग सोचते हैं कि भाई ये हमने किया, और जब कुछ बुराई होता है तब हम बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बुराई किया। अच्छा जब होता है तब क्रेडिट हमारा, लेकिन जब बुरा होता है तो डिस्क्रेडिट भगवान का। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा ही करते हैं कि नहीं हम लोग? यस सर। जब थोड़ा सा खराब क्या हो जाता है लाइफ में तो क्या बोलते हैं? भगवान मेरे को ही मिला क्या? खराब करने में इतना लोग था। लेकिन जब कुछ अच्छा करते हो आप तो पूरा क्रेडिट, देखा मैंने कैसे किया, तब पूरा ऑल क्रेडिट गोज टू मी। हाँ, एकदम सेलिब्रेशन, पार्टी, फवारा। लेकिन जब कुछ बुरा हो जाता है तब चुपचाप बैठ के भगवान मेरे को ही मिला क्या खराबी करने के लिए? आई डोंट नो सर, जो भी हो। मैं बेसिकली ये वाला चीज इसलिए कहा बिकॉज आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड द स्वॉट एनालिसिस इन अ प्रॉपर वे। तो प्लीज थिंक अबाउट स्वॉट एनालिसिस। आई होप कि आपको स्वॉट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने लास्ट में जो श्री कृष्ण का जो गीता का वाणी बोला आपको, ठीक है, ये विवेकानंद जी का जो वर्ड मैंने यूज किया, आप इसको प्लीज एक बार माइंड में रखना और माइंड के रखने के साथ इसको एक बार सोचना। उसके बाद इन बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एनालिसिस है उसको एक बार प्लीज गो थ्रू करना। आई एम श्योर कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे और चर्चा जारी रखेंगे। ओके सर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। अगर आपको किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। স্যার আমার একটা কোশ্চেন, बोलो। ওই যে করবো কি করে স্যার আমি?